सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम इंटरनेशनल लॉ के एक और टॉपिक की बात करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ का रिलेशनशिप। ये काफ़ी ज़्यादा बार यार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप एलएलबी के एग्ज़ाम में ले लो, मास्टर्स में ले लो, आप आगे लेवल पे अगर आपका इंटरनेशनल लॉ किसी भी अगर सब्जेक्ट है आपका कहीं पर भी किसी भी कोर्स में, तो इंटरनेशनल लॉ तो सेम ही रहेगा ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि यार ये हमें पता भी होना चाहिए कि म्यूनिसिपल लॉ मतलब जो हमारे स्टेट के अंदर लॉज लग रहे हैं और जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें रिलेशन क्या है बेसिकली। अब इसको हम समझेंगे तीन थ्योरीज की मदद से, जो तीन थ्योरीज इसको समझाती है, मोनिस्टिक, ड्यूअलिस्टिक एंड हार्मोनिस्टिक। अब ये चीज़ें सब जगह इंपॉर्टेंट है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में अगर कोई भी डाउट है, कोई किसी भी टॉपिक में आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन IL एंड ML। IL मीन्स इंटरनेशनल लॉ एंड ML मीन्स म्यूनिसिपल लॉ। ठीक है, हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब इसके बीच में रिलेशन क्या है ज़रा सही से समझते हैं। होता क्या है सिंपल सा, इंटरनेशनल लॉ मतलब ऐसा कानून जो हम मानते हैं कि शायद सारे देशों में लग रहा है, सभी देशों को वो मानना पड़ता है। शायद मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो म्यूनिसिपल लॉ है वो एक डिफाइंड टेरिटरी, एक बाउंड्री है, एक गवर्नमेंट है, कुछ लोग हैं। ये तीन ज़रूरतें होती हैं किसी भी एक जगह को स्टेट प्रूफ करने के लिए कि हम उसको एक रिकॉग्निशन दे पाए। जब हम रिकॉग्निशन की वीडियो में जाएंगे, आगे मैं उसे बनाऊंगा, तो आप समझेंगे कि एक स्टेट को रिकॉग्निशन कैसे मिलती है। अब देखो, जैसे पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो नहीं मानता कि इजराइल कोई देश है। ऐसे ही बहुत जगह पे बहुत सारे कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ को नहीं मानते, लेकिन मानने ना मानने की एक बेसिक कंडीशन जो मैंने आपको बताई तीन होती है। ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में लिखा है कि भैया एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, कुछ पॉपुलेशन होनी चाहिए और एक सरकार होनी चाहिए। सरकार में कुछ भी हो सकता है, जो भी पीपल रूल कर रहे हैं। ओके, आपका तरीका क्या है डजेंट मैटर। ओके, अब हम यहाँ पे इसे क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारे देश के अंदर कानून बन रहे हैं और जो इंटरनेशनल लॉ है, क्या उनके बीच में कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो हम उसको कैसे समझे। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ध्यान से ये वीडियो देखनी है, 10-15 मिनट जितना भी जाएगा, उसके बाद से आपको इसके नोट्स बनाने शुरू करने हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आपको ध्यान से इसको धीरे धीरे सुनते रहना है। ओके, अब देखो इंटरनेशनल लॉ प्राइमरी डील्स विद, ये किससे डील करता है। सबसे पहला इंटरनेशनल लॉ में कौन जाएगा, स्टेट्स, देश इसका एक विषय होता है। जबकि अपने देश के अंदर जो कानून बनता है उसमें कौन जाता है, इंडिविजुअल्स जाते हैं। ठीक है, वेराज म्यूनिसिपल लॉ डील्स विद इंडिविजुअल्स। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में आजकल ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे इंडिविजुअल की बात भी सुनी जाती है। जैसे मान लो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, उसमें अगर किसी का ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है, कहीं जेनोसाइड हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि देश ही जाएगा तो ही बात सुनी जाएगी, इंडिविजुअल भी जाता है। जैसे हमने देखा है कि कुलभूषण जाधव का केस, ऑल्दो उसमें पार्टी कौन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, लेकिन एक इंडिविजुअल का केस है ना, तो उसमें भी इंटरनेशनल लॉ ने सुना। और अगर मान लो किसी के साथ ह्यूमन राइट का वायलेशन होता और उसी की कंट्री उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती, तब भी इंटरनेशनल लॉ की बात सुनता। तो आजकल ये चीज़ें तो है नहीं, इसलिए ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी है कि ऐसा नहीं है। बट इन मॉडर्न एरा इंटरनेशनल लॉ आल्सो अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स एंड हेंस द कॉन्फ्लिक्ट अराइज। यहीं से तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि यार आप तो मेरे दायरे में घुस गए हो। अब हम देखेंगे कि जहाँ पे इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, विच लॉ विल होल्ड प्राइमेसी, इंटरनेशनल लॉ लगे या फिर म्यूनिसिपल लॉ लगे। ओके, यहीं से इसकी सारी ये वीडियो की शुरुआत होती है। अब ह्यूमन राइट्स आर अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो मेन बात वही है, ह्यूमन राइट्स, क्योंकि और जगह तो कंट्रीज ही एक टॉपिक होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स में क्या आता है, एक पर्सनल इंडिविजुअल उसका विषय होता है। व्हाट हैपेंस इफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ सेज डिफरेंट थिंग्स ऑन द सेम पॉइंट, तो तब क्या हो। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो कि ओवरव्यू बताता है इस पूरी वीडियो का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे स्लाइड पे। अब देखते हैं कि तीन थ्योरीज हैं, इससे हम समझेंगे कि भैया इन दोनों कानूनों के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहला है मोनिस्टिक थ्योरी, फिर ड्यूअलिस्टिक थ्योरी एंड देन हार्मोनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, मोनिस्टिक, ड्यूअलिस्टिक एंड हार्मोनिस्टिक। ओके, नाउ मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है। मोनिस्टिक थ्योरी कहती है, जैसे इसके नाम से भी आपको लग रहा होगा, मोनो मीन्स एक, इंडिविजुअल, सिंगल। समझते हैं अब क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ आर सिंपली टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल बॉडी ऑफ नॉलेज कॉल्ड लॉ। ये कहते हैं देखो ये दो कंपोनेंट तो हैं, लेकिन ये एक सिंगल बॉडी के ही कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं लॉ, कानून। फिर कानून के दो बाइफर्केशन, इंटरनेशनल कानून और म्यूनिसिपल कानून। ठीक है, दे से दैट लॉ इज अ सिंगल एंटिटी ऑफ विच
द म्यूनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ वर्जन्स आर मेयरली अ पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, कि मेन तो भैया लॉ ही है, दोनों का पर्पस लॉ ही बनाना है। अब उसी की दो बाइफर्केशन हुई है, दो एंटिटीज़ बनी, म्यूनिसिपल लॉ और आप करो म्यूनिसिपल लॉ, मतलब आप इंटरनली डील करो एक स्टेट के अंदर, और हम बन गए भैया इंटरनेशनल लॉ। ओके, दे बोथ ऑपरेट इन द सेम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड आर कंसर्न विद द सेम सब्जेक्ट मैटर। दोनों ही लॉ से निकले हैं, दोनों ही सेम स्फीयर में काम करते हैं, दोनों का सेम इन्फ्लुएंस है और दोनों के सेम सब्जेक्ट मैटर भी हो सकते हैं। ये किसका कहना है? मोनिस्टिक थ्योरी वालों का। ओके, बिकॉज दे ऑपरेट कॉन्करेंटली ओवर द सेम सब्जेक्ट मैटर, सो देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। अब ये भैया सेम सब्जेक्ट मैटर पर भी डील करते हैं, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कौन प्रिवेल करेगा? बड़ा भाई। किसको माना है बड़ा भाई? इंटरनेशनल लॉ को माना है। किसने? मोनिस्टिक थ्योरी वालों ने। सिंपल से लॉ को बता दिया पापा जी, उसके दो बेटे हैं, एक हो गया म्यूनिसिपल, एक हो गया इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लॉ जो है बड़ा बेटा है क्योंकि ये पूरे स्टेट्स पे लग रहा है, इसका दायरा बड़ा है। म्यूनिसिपल लॉ छोटा भाई है, वो सिर्फ एक कंट्री पे लग रहा है, सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो किसकी बातें मानी जाएगी? इंटरनेशनल लॉ की बातें मानी जाएगी। एग्जाम्पल, इफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टिपुलेट्स दैट नो पर्सन मे बी इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल। अगर इंटरनेशनल लॉ में किसी ने बोला कि किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल किए सज़ा नहीं होगी, अब म्यूनिसिपल कोर्ट विल हैव टू गिव इफेक्ट टू दिस। अब म्यूनिसिपल कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़े भाई ने बोल दिया। अब पापा के बाद कौन बोलेगा? किसकी बात चलेगी? बड़े भाई की। अब बड़े भाई ने ये बोला है, अगर म्यूनिसिपल लॉ इसे नहीं मानता है, इवन दो देयर इज अ क्लियर कट रूल ऑफ म्यूनिसिपल लॉ विच सेज अदरवाइज, फिर भी म्यूनिसिपल लॉ को इसको इफेक्ट देना पड़ेगा, चाहे म्यूनिसिपल लॉ इससे एग्री करता हो या फिर ना करता हो, ठीक है। तो ये है मोनिस्टिक वालों का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे देखते हैं और क्या है। थोड़ा सा मैं अपनी पिक्चर को यार कहाँ रखूँ, चलो यहाँ रख देते हैं अभी, ठीक है। ओके, सो ऑल मोनिस्ट सपोज द प्रायोरिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन कन्फ्लिक्ट, देयर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। अब देखो, मोनिस्ट वालों ने तो बोल दिया भैया इंटरनेशनल लॉ की चलेगी, लेकिन क्या सारे ऐसे ही सोचते हैं? वो देख लेते हैं। केल्सन एंड लॉटरपैच, इनकी दो इंपॉर्टेंट व्यूज़ हैं, वो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि सबका मानना, मोनिस्ट वालों का सबका मानना सेम है, लेकिन इनकी बातें मेनली किसने उठाई है? केल्सन और लॉटरपैच ने। तो केल्सन क्या कहते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। केल्सन कहते हैं, केल्सन सीज प्रायोरिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसको यहाँ रख देते हैं, सीज द प्रायोरिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ बेसिक नॉर्म ऑफ ऑल लॉज। This basic nor fundamental principle from which all law gains its validity is the state should behave as they customarily have behaved। मतलब समझो पहले, इंटरनेशनल लॉ डिराइव्स फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स एंड म्यूनिसिपल लॉ डिराइव्स फ्रॉम द स्टेट्स। ये कहते हैं देखो इंटरनेशनल लॉ क्यों लग रहा है सब पे, क्यों इंटरनेशनल लॉ की बात सुननी है, वो हम समझाते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है बेसिक नॉर्म ऑफ लॉ का, क्योंकि पहले लॉ आया, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि पूरे स्टेट से डील कर रहा है तो उसका बड़ा दायरा है, इसलिए उसकी वैलिडिटी ज़्यादा है, इसीलिए उसके प्रिंसिपल्स को आपको इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ डिराइव्स फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स एंड म्यूनिसिपल लॉ डिराइव्स फ्रॉम स्टेट्स विच इज स्टैब्लिश अंडर द इंटरनेशनल लॉ, देयरफॉर इंटरनेशनल लॉ इज अ हायर लीगल ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है हायर लीगल ऑर्डर। कभी आ जाता है ऐसा कि हायर लीगल ऑर्डर किसने बोला है, तो किसने बोला भाई? हैंस केल्सन ने, ठीक है ना, पूरा नाम तो पता ही होगा, हैंस केल्सन। तो ये MCQ क्वेश्चंस आते हैं जुडिशरी के एग्जाम्स में बहुत सारे, तो ये चीज़ें हैं। तो समझ में आया केल्सन ने क्या बोला? केल्सन ने बोला कि मैं समझाता हूं आपको कि भाई इंटरनेशनल लॉ क्यों लग रहा है, क्यों हमें इंटरनेशनल लॉ की बात माननी है, मोनिस्ट के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं। तो इन्होंने कहा कि देखो इंटरनेशनल लॉ की बात आपको इसलिए माननी है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सभी स्टेट से डील कर रहा है, ठीक है, उसने सभी स्टेट के लिए कानून बनाया, पर एक स्टेट ने सिर्फ अपने अंदर वाले लोगों के लिए कानून बनाया, तो उसका दायरा छोटा हो गया, उसका बड़ा हो गया। तो उसने जब ज़्यादा दुनिया देखी है तो उसकी बात को ज़्यादा सही माना जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, तूने क्या दुनिया देखी है, तो इसका मतलब होता है कि अच्छा, मतलब तेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात मानी जाएगी, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा दुनिया देखी है। ऐसी इंटरनेशनल लॉ ने ज़्यादा दुनिया देखी है तो उसकी बात इसलिए मानी जाएगी, और वो एक हायर लीगल ऑर्डर है। ओके, दिस इज क्लियर। अब लॉटरपैच कहते हैं देखो, ही सेज इंटरनेशनल लॉ इज सुपीरियर बिकॉज इट ऑफर्स द बेस्ट गारंटी फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये कहते हैं इंडिविजुअल की ह्यूमन राइट्स की बेस्ट गारंटी इंटरनेशनल लॉ ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कंट्रोल करता है, ओवरराइड करता है म्यूनिसिपल लॉ को। द म्यूनिसिपल लॉ कैन नॉट बी ट्रस्टेड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल बिकॉज इन मोस्ट केसेस इट इज द वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। बहुत अच्छी बात कही है। देखो इन्होंने क्या कहा कि यार
ह्यूमन राइट्स की बात करें तो सबसे अच्छी गारंटी उसका कौन देता है? इंटरनेशनल लॉ। क्यों? क्योंकि यार किसी का ह्यूमन राइट कहाँ कहाँ वायलेट हुआ होगा? उसके अपने देश में। मोस्टली 99.99% उसके अपने देश में ही हुआ होगा। और अगर कहीं बाहर हुआ है तो वो अलग चीज़ है, अलग सिनेरियो है, वो कहीं बाहर आते जाते हैं तो वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है। लेकिन 99% अगर उसकी कंट्री ने ही वायलेट किया है या मान लो किसी और कंट्री ने भी किया है, तो क्या वो कंट्री या फिर उसकी अपनी कंट्री खुद एज अ पार्टी इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएगी? नहीं जाएगी। ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मा है वो किसके पास है? इंटरनेशनल लॉ के ही पास में है। क्योंकि आप अगर अपने डोमेस्टिक लॉ में जाओगे और आपकी ही कंट्री ने आपके ऊपर प्रताड़ना की है तो क्या वो आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी अगर मान लो कुछ बड़े लेवल पे हो गया, रामलीला मैदान में, कहीं पर भी जंतर मंतर में कुछ जैसे लाठी चार्ज हो जाता है, कौन कराता है? स्टेट ही तो कराती है। अब अगर उसके अगेंस्ट आप कहाँ जाओगे? अब इतने छोटे मुद्दे के लिए तो आप जाओगे नहीं इंटरनेशनल लॉ, सिंपल सी बात है, वहाँ के कोर्ट्स में नहीं जाओगे। तो अगर आप उन्हीं के अगेंस्ट यहीं की कोर्ट में कंप्लेन करते हो तो कुछ होगा? कभी नहीं होगा, ना आज तक हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स का जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है वो कौन है भाई? इंटरनेशनल लॉ ही है। इसलिए वो बड़ा भाई है और उसी की बात चलेगी, कहीं पर भी वायलेशन होगा तो। ओके, दोनों की बात समझ में आ गई। तो इसका इंप्लीकेशन क्या है? द कॉमन फीचर ऑफ ऑल मोनिस्टिक थ्योरीज इज दैट इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर सीन एज अ पार्ट ऑफ द सेम हायरार्किकल लीगल ऑर्डर, देयरफॉर दे मस्ट बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इन दिस सेंस इंटरनेशनल लॉ इज सुपीरियर। तो इन सबका मानना यह है कि भैया उसकी हायर लीगल ऑर्डर है, उसकी बात चलनी चाहिए, इसीलिए वो क्या है? सुपीरियर है। ओके, ये थ्योरी क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा वो मोनो थी, सिंगल, यहाँ ड्यो है, तो कुछ दो चीज़ों की बात हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अकॉर्डिंग टू द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी दीज टू लॉज ऑपरेट इन डिफरेंट स्पेयर्स। इन्होंने कहा भैया स्पेयर सेम नहीं है। उन्होंने कहा था ना सेम है, इन्होंने कहा नहीं भाई अलग अलग है। इट डिराइव्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ ऑपरेट्स इन द सेम स्पेयर ऑल्दो इट एक्सेप्ट्स दैट दे ऑपरेट विद द सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो मतलब इनका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इनका स्पेयर अलग है, जबकि इनका सब्जेक्ट मैटर सेम हो सकता है लेकिन स्पेयर इनका अलग है, ठीक है ना। ओके, कैसे? अब इसमें एक प्रोपोनेंट है ट्रिपल, ये कहते हैं दैट इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स whereas म्युनिसिपल लॉ रेगुलेट्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन स्टेट्स। तो दायरा कैसे सेम हो गया? इंटरनेशनल लॉ लगता है स्टेट्स पे, जबकि म्युनिसिपल लॉ लगता है राइट्स एंड रेगुलेशंस ऑब्लिगेशंस देखता है इंडिविजुअल्स विद इन स्टेट जो रह रहे हैं, ठीक है ना। अब इंडिया ने कुछ कानून बनाया, मान लो इंडिया ने बनाया, क्या बनाया? कृषि कानून जो बनाए थे, ठीक है, अब तो हट गए, बात कर लेते हैं। जो 3 कानून बनाए, किस पे लगेगा? सभी देशों के फार्मर्स पे लगेगा? लगना था नहीं। ऐसी कोई और कानून है, मान लो जैसे ट्रिपल तलाक का बनाया, किस पर लगेगा? क्या पाकिस्तान के लोगों पर भी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने कंट्री के लिए कानून बना रहा है, तो उसका दायरा अलग है। और इंटरनेशनल लॉ में अगर कुछ बन जाता है तो उसका दायरा अलग है। तो आप कैसे कह सकते हो कि दायरा सेम है? लेकिन विषय सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टॉपिक सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि भाई इंटरनेशनल लॉ में मान लो कैसे हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब हम अपने देश में भी कानून बनाते हैं, जैसे हमारा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कि हमें अपने देश के एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है। तो भाई दायरा अलग है, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट मैटर तो सेम है यहाँ पे, यही चीज़ है। तो इंटरनेशनल लॉ डील्स विद सब्जेक्ट मैटर ऑन द इंटरनेशनल प्लेन, वेयरएज म्युनिसिपल लॉ डील्स विद सब्जेक्ट मैटर इंटरनली, लेकिन टॉपिक सेम हो सकता है। Thus, if an individual is denied a right in municipal court which is guaranteed under the international law, the municipal law will apply the municipal code will apply the municipal law, which may be in breach of international law. But this is a question to be decided by international court. कितनी अच्छी बात है, समझ में आई? समझाता हूँ। देखो, ये कहते हैं, अब मान लो कुछ ऐसा कुछ एक कानून आया, कुछ एक विषय आया कि भैया इंडिविजुअल को दिक्कत हुई, वो अपने कोर्ट में गया। अब वहाँ के कोर्ट ने कहा कि यार देखो हम तो इस चीज़ को एग्री नहीं करते, जबकि इंटरनेशनल लॉ उस चीज़ को एग्री करता है। तो पर म्युनिसिपल लॉ, म्युनिसिपल कोर्ट्स क्या लगाएगी? म्युनिसिपल लॉ लगाएगी। म्युनिसिपल कोर्ट्स मतलब मान लो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी? इंडिया के कानून देखेगी, ठीक है। अब विच मे बी इन ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, हो सकता है कि वो इंटरनेशनल लॉ के ब्रीच में हो, लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट का काम है कि वो फिर कभी कमेंट करेगी भैया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया जो कि इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। जस्ट एन एग्जांपल। तो ये बात की बात है, लेकिन इंटरनल कोर्ट्स अपने कानून लगाएगी, इंटरनेशनल लॉ अपना देखेगी अलग से। सब्जेक्ट मैटर सेम हो सकता है, टॉपिक सेम हो सकता है, लेकिन स्पेयर्स अलग अलग है, ठीक है।
तो ये है ड्यूलिस्ट थ्योरी, जो दो चीज़ें मानते हैं अलग अलग है ये, ठीक है। अब इसमें भैया कुछ एक और चीज़ देख लेते हैं। इसमें क्या है, इंटरनेशनल लॉ सेज नोबडी कैन बी इम्प्रिजमेंट। एक एग्जांपल है ये बहुत अच्छा, कि भैया इंटरनेशनल लॉ कहता है कि नोबडी कैन बी इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल, किसी को भी ट्रायल के बिना जेल नहीं होगी। बट स्टेट लॉ सेज, स्टेट लॉ कुछ अलग कहता है, कहता भैया इनको तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दो, समझे ना। इंडिया में ही चलता है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अगर ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, अगर आप बता दें कमेंट सेक्शन में तो मज़ा ही आ जाए, बिना गूगल के बताना, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ अगर किसी चीज़ को कहता है कि भैया बिना ट्रायल के सज़ा नहीं होगी, पर स्टेट लॉ कुछ अलग कहता है, कुछ डिफरेंट कहता है, सो म्युनिसिपल कोड विल अप्लाई स्टेट लॉ एंड फॉर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बाय स्टेट द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स विल अप्लाई द इंटरनेशनल लॉ। अगर आपने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल आपको उस हिसाब से बोल सकती है, उसका जो बनता है वो करेगी, लेकिन आपके अंदर के कोर्ट्स को जो करना है वो अपने कानून के अनुसार ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्यूलिस्ट थ्योरी। अब इसमें चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब एक समझते हैं हार्मोनिस्टिक थ्योरी। अब आपको लग रहा होगा कि भैया दोनों थ्योरीज को हार्मोनाइज कर दिया गया है, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। हार्मोनाइज ही करना एक सॉल्यूशन होता है हर चीज़ में। तो अब ये हार्मोनाइज कैसे किया है वो पढ़ने का विषय है, ठीक है। तो देखो हार्मोनाइज वाली थ्योरी क्या कहती है, हार्मोनिस्टिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नीदर म्युनिसिपल लॉ नॉर इंटरनेशनल लॉ है सुपरमेसी टू ईच अदर। कहते हैं भैया देखो चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ना इंटरनेशनल लॉ, ठीक है ना। दोनों पिताजी के दोनों बच्चों को बोला किसने आके, हार्मोनिस्टिक थ्योरी ने आके। ये कौन है, ये है बुआ जी। इन्होंने बोला ये सुनो भाई, इंटरनेशनल लॉ सुनो, म्युनिसिपल लॉ, तुम में से कोई भी बड़ा नहीं है, ज़्यादा चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज म्युनिसिपल लॉ हैव बीन मेड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड सो प्राइमरली देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्राडिक्शन इन देम। सबसे पहली बात, दोनों ही तुम ह्यूमन बींग्स के लिए बने हो, तो तुम्हारे में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से चलो कि कोई तुम्हारे बीच में वाद विवाद हो ही ना। एंड अगर मान लो कभी भी कॉन्ट्ररी रूल्स आ भी गए तो उनको हार्मोनाइज कर लो, मतलब बैठ के सॉल्यूशन निकाल लो, सिंपल सी बात है। लड़ाई के केस में क्या होता है, यही तो होता है ना। तो दोनों को ही बोल दिया बुआ जी ने आके कि भैया चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों आप सेम चीज़ के लिए बने हो, कहीं पे भी दिक्कत होती है तो बैठ के बात करो, सॉल्यूशन निकालो। पर बैठ के बात करो, सॉल्यूशन निकालो, वही तो बड़ी बात है। कैसे होता है, हार्मोनाइजेशन ऑफ रूल्स इज पॉसिबल इन टू वेज। कैसे, फर्स्ट वन इज इट इज अ ड्यूटी ऑफ द जजेस टू एलिमिनेट कॉन्ट्राडिक्शन बाय देयर जूरिस्ट रीजनिंग। सबसे पहली बात, कहीं भी आपको दोनों लॉ के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन लगता है तो भाई जजेस, दोनों ही कोर्ट्स के जजेस को बोला है कि आप कर दो ना एलिमिनेशन, आप किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन को हटा दो। सेकेंड इज इनेक्टमेंट इन द म्यूनिसिपल लीगल सिस्टम। आप जो भी कानून, जो भी आप अपने देश के अंदर कानून बना रहे हो वो इस तरीके से बनाओ कि इंटरनेशनल लॉ का जो बना हुआ कानून है उसके किसी भी प्रिंसिपल्स को वॉलेट ना करता हो, और अगर वो करता है तो भैया अपने अंदर तुम अपने चेंजेस तुम खुद कर सकते हो ना, अमेंडमेंट ला सकते हो तो लाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बोली है। फर्स्ट एंड सेकेंड दो तरीके हैं क्या, हार्मोनाइजेशन के, ओके। तो हेंस जजेस ऑफ ऑल कोर्ट्स, म्यूनिसिपल हो चाहे इंटरनेशनल लॉ, शुड एम एट हार्मोनाइजिंग द सिस्टम rather than टू ट्रीट वन सिस्टम सुपीरियर टू अदर। किसी को बड़ा समझने या ना समझने का कोई मतलब नहीं है, दोनों सिस्टम सेम है, हार्मोनाइज करो जहाँ पे भी लड़ाई होती है। तो ये तीसरी थ्योरी है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं है, यहाँ पे और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि अब ठीक है हमने ये समझ लिया, पर थ्योरीज ऑन एप्लीकेशन ऑफ म्यूनिसिपल लॉ विद इन इंटरनेशनल लॉ विद इन म्यूनिसिपल लॉ, मतलब कि भैया हम कैसे लगाएं इनको, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ में कैसे हो। अगर आपको अपने देश में इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करना है तो कैसे करोगे, दो तरीके हैं इसके भी। ये आपको बहुत ही कम जगह मिलेगा, मैं तो लिख कर आया हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, ढूंढ ढांड के 50 बुकों से मैंने इकट्ठा करके नोट्स बना के पढ़ा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया बेस्ट से बेस्ट चीज़ें, नोट्स तो पढ़े पढ़े अब क्या करेंगे, तो क्योंकि वैसे मुझे समझाने का अच्छा लगता है तो जो भी बेस्ट हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। तो आपको नोट्स भी यार पसंद आते हैं तो अप्रिशिएट करने में क्या जाता है यार, कमेंट में कर दिया करो भाई, क्योंकि आपके एक कमेंट से ना वीडियो क्या होता है कि आगे भी सिमिलर जो भी इस वीडियो को सर्च कर रहे हैं, इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, उनके पास रिकमेंड होती है, तो बाकियों का फ़ायदा हो जाता है, अपने थोड़े व्यूज़ बढ़ते हैं तो इसको देखकर अपने को अच्छा लगता है और वीडियोस बनाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेन थ्योरीज हैं कि आपको इंटरनेशनल लॉ कैसे लगाना है अपने देश में, इनकॉर्पोरेट कर दो या फिर ट्रांसफॉर्म कर दो। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि अ रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिकम्स पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल लॉ विदाउट द नीड फॉर एक्सप्रेस अडॉप्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इन ऑटोमेटिक अडॉप्शन हो जाता है। कैसे, इफ़ देर इज एन इंटरनेशनल लॉ रूल विच इज़ रेलिवेंट फॉर द केस इन द हैंड। मान लो कोई आपका केस चल रहा है अपने देश में और आपको लगा कि अच्छा इस बारे में हमारे देश में तो कोई कानून नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने एक दिन ये बोला था,
ओके, ऐसा होता है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आप अगर उस चीज़ को प्रूव कर दोगे, देखो सिमिलर सिचुएशन आईसीजे के सामने भी आई थी, उन्होंने वहाँ पे इस टाइम पर ये किया था, ओके, या फिर किसी और कंट्री में आई थी और वहाँ पे अगर उस कंट्री की रेलिवेंस हम मानते हैं, यूएस है, यूके है, ठीक है, तो हमारा कोर्ट उसको देख सकता है कि अच्छा इन्होंने ये माना था, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर वहाँ हमें कुछ रेलिवेंट लगता है, इफ देयर इज एन इंटरनेशनल लॉ रूल विच इज रेलिवेंट फॉर द केस इन हैंड, देन इट कैन बी अप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ एंड मे बी अप्लाइड बाय म्युनिसिपल कोर्ट्स। मे है क्योंकि उनकी इच्छा है, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इच्छा है, वो चाहेंगे, सिचुएशन देखेंगे कि भैया हाँ सिमिलर है, सब कुछ ठीक है, हम चाहते हैं ये यहाँ पे लग जाए, बहुत अच्छी बात है, वो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता उन्हें, ठीक है। दिस इज द सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन दैट देयर शुड नो, हाँ लेकिन एक एक्सेप्शन ज़रूर है। अब ऐसा ना हो कि उन्होंने जो प्रिंसिपल अप्लाई किया है बाहर से लाके, उसी के अगेंस्ट कोई लॉ बना हो अपने देश में कि भैया ये तो नहीं लगेगा, तब नहीं चलेगा। अगर सेम उसी को एक्सेप्ट करता हुआ, उसको एक्सक्लूड करता हुआ कोई लॉ बना है कि भैया दुनिया भर के प्रिंसिपल्स लगा लो लेकिन ये तो नहीं लगेगा, और आपने वही इंटरनेशनल लॉ का उठा के लगा दिया, बात नहीं चलेगी। ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन अदरवाइज आप कहीं से भी उठा सकते हो, और ये हमारे कोर्ट्स का काम है, ऐसे हम अपने, या फिर ये हमारे क्या है, इनकॉर्पोरेट करने का एक तरीका है, ठीक है। ऐसे हम इंटरनेशनल लॉ को लगाते हैं अपने देश में। सेकंड है ट्रांसफॉर्म कर दो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे किसका रूल आता है, यहाँ पे आता है बेसिकली रोल आता है अपने लेजिस्लेटर्स का। द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टिपुलेट्स दैट रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ इप्सो फैक्टो, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं बनेगा। म्युनिसिपल कोर्ट्स कैनॉट अप्लाई इंटरनेशनल लॉ, तब तक वो अपना इंटरनेशनल लॉ नहीं लगा सकती जब तक कि डेलिबरेटली हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट है, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, और स्टेट का भी रोल यहाँ पे कम आता है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ लगाना है, तो मेनली पार्लियामेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म ना कर दे हमारे इंटरनल लॉज को इन द अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है। मीनिंग देयरबाय दैट इफ स्टेट टेक्स कॉन्शियस स्टेप्स टू यूटिलाइज इंटरनेशनल लॉ देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ। अगर हमारी संसद ने कोई ऐसा कानून फिर पास कर दिया जो कि इंटरनेशनल लॉ से ही हमने लिया है, तो हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे देश ने पूरा उसको बहस करके पास कर दिया, सब कुछ ठीक है, कोर्ट ने उसे रोका नहीं, तो इसका मतलब ओके है, लग सकता है, लग जाएगा। तो ये दो तरीके हैं इंटरनेशनल लॉ को अपने देश में लगाने के, इनकॉर्पोरेट कर दो, कोई केस इन हैंड है, कोर्ट लगा सकता है, और या फिर ट्रांसफॉर्म ही कर दो, अपने कानून ही बदल दो उसके अकॉर्डिंग, ओके। सो दिस इज द थ्योरीज, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जैसे अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करें, यहाँ पे क्या है इसका कंक्लूजन, रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ और पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ विदाउट एक्सप्रेस अडॉप्शन भी हम पार्ट बना लेते हैं। ऑटोमेटिक अडॉप्शन इज देयर, बट इन डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल लॉ रूल्स आर पार्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ ओनली इफ डेलिबरेटली इंक्लूडेड। अगर आप इच्छा के अनुसार उसे ऐड करोगे तभी वहाँ पे बनेगा, वरना वहाँ पे ऑटोमेटिक अडॉप्शन नहीं होता है। इनकॉर्पोरेशन में ऑटोमेटिक अडॉप्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कानून बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक था। अब एक और टॉपिक है बहुत ही अच्छा, जो है एप्लीकेशन ऑफ म्युनिसिपल लॉ इन इंटरनेशनल स्फीयर। समझ में आया, उसी का रिवर्स है कि अब म्युनिसिपल लॉ को इंटरनेशनल स्फीयर में कैसे लगाया जाए, लगता है नहीं लगता है, क्या होता है। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं कि डिसीजंस ऑफ म्युनिसिपल कोर्ट्स एंड म्युनिसिपल लॉ कॉन्सेप्ट मे बी यूज्ड एज अ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्या लगता है आपको कि किसी भी एक देश का कानून इंटरनेशनल स्फीयर में नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। कैसे लगेगा? एज अ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। It helps to constitute international law than using municipal law directly to resolve a dispute before international tribunal। समझ में आया? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, फिर से सुनो। डिसीजन ऑफ म्युनिसिपल कोर्ट एंड म्युनिसिपल लॉ के कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं एज अ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कैसे? ये हेल्प करता है इंटरनेशनल लॉ को बनाने में। अब अगर जब हम इंटरनेशनल लॉ बनाने बैठे हैं तो हम क्या हवा से प्रिंसिपल्स लाए हैं? नहीं, इस देश ने ये माना है, इसका उठा लो, इस देश ने ये माना है, ये उठा लो, तो हर देशों से ही तो उठाए हैं, तो वही तभी तो जाके इंटरनेशनल लॉ बना है, कहीं से कोई अलग ही थोड़ी आ गए। तो यही चीज़ है कि म्युनिसिपल लॉ भी इंटरनेशनल लॉ के स्फीयर में लगता है। अब वो कैसे लगता है उसको देखा जाता है कि एज अ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। रुको, आगे स्लाइड में चलते हैं और क्लियर होगा। म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ के कुछ ऑब्लिगेशन है, ठीक है, वो तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, पहले ध्यान से समझो। अ स्टेट में नॉट इन्वॉल्व म्युनिसिपल लॉ एज जस्टिफिकेशन फॉर फेलियर टू परफॉर्म अ ट्रीटी ऑब्लिगेशन। तीन चीज़ें हैं कि एक स्टेट कभी भी ये नहीं बोल सकता कि यार म्युनिसिपल लॉ मैं नहीं लगा पाया, इसलिए मैं इस ट्रीटी को मानने में विफल हो गया, या मेरा ऑब्लिगेशन डिनाई हो गया, फेल हो गया मैं। तो ये चीज़ें नहीं चलेगी, आपका ऊपर बाइंडिंग होती है हर चीज़ें, ठीक है। इफ़ अ बाइंडिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट फॉर अ स्टेट, तो
तो उसको मस्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन म्यूनिसिपल लॉ देन द स्टेट इज़ अंडर ड्यूटी टू अमेंड देयर रूल्स। तो ये उसे करना ही पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर म्यूनिसिपल लॉ को इंटरनेशनल लॉ में लगाना है तो वो एज अ कस्टम लगती है, वहीं से हम उठा के इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड में हम ये समझते हैं कि मतलब इस स्लाइड में हमने ये समझा कि म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस किस हद तक जाती है। अगर आपने कोई चीज़ मानी है तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैं इंटरनेशनल लॉ ही तो है, नहीं। आपको अगर आपने एक्सेप्ट करी है तो आप अपने रूल्स को उस हिसाब से चेंज कीजिए, लेकिन आप चेंज नहीं करते तो आपको कोई प्रेशर में भी नहीं डालता। इसीलिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, मैंने बताया था, एक होता है सिग्नेटरी स्टेट्स, एक होता है रेटिफिकेशन, रेटिफाइड बाय। तो हम हर जगह कंडीशन डालते हैं कि जब तक कि भैया 100 स्टेट्स इसे रेटिफाई नहीं कर देते तब तक ये चीज़ें नहीं लगेगी। अब सिग्नेचर करके चले गए 200 लोग या फिर 150 लोग, उसके बाद रेटिफाई करने को 50 लोग भी नहीं आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस कानून का। तो रेटिफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि जब आप अपनी डोमेस्टिक लॉज को उस लॉ के हिसाब से बना दोगे, चाहे आप अमेंड करो, चाहे आप ट्रांसफॉर्म करो, चाहे आपके कुछ भी करो, ठीक है। अब हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स हैं, आप बताओगे ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 51 एंड आर्टिकल 253। ये दोनों ही आर्टिकल्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को कैसे हम अपने देश में लगाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इसको कंक्लूड करें, नहीं समझ में आया, 80% आया, 70% आया, एक बार दोबारा से देखिए, नोट्स हैं नोट्स बनाइए, और समझ में आया है कैसा लगा सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताना, एंड इसको शेयर ज़रूर करना ताकि आगे लोगों तक रिकमेंड हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।